सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें सूद देना मजबूरी बन जाती है। तो जो चीज मजबूरी है तो मजबूरी के अहकाम फिर अलग हैं। सूद लेना मजबूरी जैसे नहीं कि बनता, इंसान को कोई चीज बनाने के लिए कर्ज की जरूरत है, तो वो उसके लिए ये कर्ज मजबूरी उठा नहीं लेता है। है, लेकिन ये मजबूरी नहीं है। ये मजबूरी नहीं है। मजबूरी मैं बताता हूं आपको, मजबूरी ये है कि आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही लेना है। ठीक है, अब जो इंश्योरेंस की एक बड़ी बुनियाद है, हालांकि वो जुआ और किमार है, लेकिन मैं उस एक मिसाल दे रहा हूं। तो अब चूंकि कानूनी तौर पर जरूरी है या उसके एक्सपेंसेस इतने हैं कि एक आदमी अगर हॉस्पिटल चला गया एक मरतबा और उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो वो पूरी जिंदगी हॉस्पिटल को पे करता रहेगा, उसका कर्जा अदा नहीं होगा। तो एक ऐसी एक्सट्रीम लेवल की मजबूरी आ गई, तो इसलिए यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस जायज हो जाता है। तो ऐसे ही बाज एक्सट्रीम हालात होते हैं कि जिसमें ये कहा जा सकता है कि बाज एक्सेप्शनल, कि उसमें अगर कोई सूदी मामला है देना जायज होगा, लेकिन लेना किसी सूरत में जायज नहीं है। हाँ, लेना के तो सही से जी हाँ। हिल्लत मौजूद, खुद लेकिन जो मख्तार। आप ये कह रहे हैं कि किसी को कुछ चीज बनाने की जरूरत है, मकान बनाने की जरूरत है, उसको कर्जा जी, चाहिए, इस सूद पे तरह मिल के रहा है, वो जरूरत नहीं है। मॉर्टगेज जैसे है। मॉर्गेज, उसको वो कोई बुनियादी जरूरत नहीं है। अच्छा। अच्छा, दूसरा दूसरा मुफ्ती साहब, मेरा कुरान से रिलेटेड है कि हमारे पास तफसीर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं है? पूरी सुन्नत तफसीर मोहम्मदी है भाई, पूरी नहीं, हदीस मतलब तफसीर कि मोहम्मदी है। कुरान की आयत के रिलेटेड सही हदीस तो कम है, और यकीनी हदीस तो उससे भी ज्यादा कम है। नहीं, सही और यकीनी का क्या मतलब है? मतलब कि सही हो गई कि दूसरा, वो जो जिन रूल्स के तहत जो है वो उन्होंने हदीसें ली मुहद्दिसों ने, किन रूल्स के और तहत? जो उन्होंने मुरतब किए, जैसे कि रावी वो सही रूल होना उनके अपने चाहिए। अपने अपने जो मुरत्तब किए हुए तो उन्हीं के हैं, लेकिन वो सारे कॉमन सेंसिकल रूल्स हैं, सब लॉजिकल रूल्स हैं। आप उनमें अच्छा। से किसी एक को भी आप ये नहीं जी कह जी, सकते कि ये बैड रूल है। चलें, सही हदीसें ही मतलब इतनी ज्यादा नहीं है आयत के रिलेटेड। भाई पूरी आपने सही बुखारी में किताब तफसीर पढ़ी है? जी, मैंने पढ़ी है जी। तो आप उसी में देख लें कि कितनी सारी तफसीर की रिवायतें हैं। सही मुस्लिम में अगरचे किताब तफसीर है लेकिन मुख्तसर है, जामे अच्छा। तिर्मिजी में किताब तफसीर मुख्तसर है। तो उसके अलावा तफसीर इब्न कसीर में हर आयत के तहत उन्होंने सही, अक्सर व बेशतर जी, सही सही अहादीस इफ्ते इब्न देने का कसीर इंतजाम पढ़ी है किया है। मैंने जी। तो ये सब तो अहादीस मौजूद है। अच्छा, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ठीक, ओके। अच्छा जी, नॉलेज वाला बताएं भाई, मैट्रिक्स। जी भाई, नॉलेज वाला अहमद साहब बैक स्टेज खाली कर दीजिए। मैं अब्दुल हन्नान नदवी साहब ले रहा हूँ। हम्म, बोले भाई, नॉलेज अस्सलाम नॉलेज वालेकुम। वाला आप। हाँ, स्टेज पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था कि अल्लाह का जो अर्श है वो नूर से बना हुआ है, ये सही बात है ये? मुझे नहीं पता, मेरे में नहीं है ये किससे डिस्क्रिप्शन बना में हुआ है। ये देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, ये पूछ रहा था। मेरे इल्म में नहीं है अगर कहीं डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। हमें इतना बताया कि अल्लाह का अर्श है। और अल्लाह की कुर्सी का वो फिजिकल कहीं लिखा हुआ है कहीं? हमें भी नहीं पता, इसका भी नहीं मालूम। इतना मालूम है कि कुर्सी है, लहू कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इसमें इस आयत में। और एक मैंने सुना था कि अल्लाह की जो अर्श है वो गुम्बद नुमा है, ऐसा कहीं हदीस में मिलता कहीं? ये किधर से लेकर आए भैया? ये मैं कुछ किधर से सुना था लेकर कुछ आए? लोग। आपने बोला नहीं है पता, तो कैसे बताएं हाँ देखिए, कैसी है फिर? ये मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्यों कहा हमें नहीं पता। ये सारी चीजें जब तक कि हमें ऑथेंटिक तरीके से नहीं पता चलेंगी, तब तक हम अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते कि जी फला बुजुर्ग ने लिख दिया, फला जगह लिखा हुआ, फला किताब में नहीं। हदीस का हवाला दो भाई, ये कुरान में आएगा, ये हदीस में आएगा। अब ये कैसे, अर्श का डिस्क्रिप्शन क्या है कि उसमें गुंबद है, उसके 4 पाए हैं, उसका साइज इतना है, ये सारे डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं लिखे हुए हैं। जी, वो कंफर्म कर रहा हूँ मैं, है कहीं लिखी हुई तो? मैंने सुना था ना, इसलिए पूछ रहा था। नहीं हाँ, है मतलब मतलब वो। जिससे भी सुना उससे पूछें कि भाई तुम इसको कहां से कह रहे हो। अगर वो उसके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है, आमन्ना व सद्दकना, हम भी मानेंगे। अच्छा, अल्लाह की और एक क्वेश्चन और था चलो कि खैर भाई, कुछ लोग पूछते हैं पहले हो गया, अल्लाह की चलो हो गया भाई, दूसरी पोजीशन बार के में हिसाब चलो। से कोई हम बोल सकते। चलें, दूसरी बार अब में मैं, चलो इंशाल्लाह। हाँ, अगला क्वेश्चन ले लें।
अच्छा भाई, ए हन्नान नदवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि मैं काफ़ी पहली मरतबा ज्वाइन हो पाया। बड़ी कोशिश करता था, हर मरतबा ज्वाइन नहीं हो पाता था, लेकिन स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर देखता हूँ। मैं पटना में एक जगह इमामत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से राब्ते रहते हैं। तो कल एक दोस्त एक गैर मुस्लिम भाई को लेकर आए थे, दुर्गेश नाम का। तो उनके बहुत उन्होंने तफसीर पढ़ी है और बहुत सारे कन्फ्यूजन थे आप उनके। ही ने मैसेज किया था क्या कुछ देर पहले जी जी व्हाट्सएप जी पर? अच्छा अच्छा अच्छा, जी। हाँ हाँ ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के, बहुत सारे सवालात थे उनके, क्योंकि मैं आपका स्ट्रीम रेगुलर देखता रहता हूँ। बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मालूम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आखिर में उन्होंने एक सवाल ये किया शादी से मुताल्लिक, कि इस्लाम ने जो शादी के 2, 3 और 4 की जो इजाज़त दी है, उससे पहले जब पहली शादी इंसान कर रहा होता है, तो सामने वाली मतलब उनकी जो बीवी राज़ी होती है, अपना कंसेंट देती है, वो एक अंडरस्टूड होता है कि वो अपने शौहर की तवज्जो मुकम्मल उनको मिलेगी, यानी उसमें बँटवारा नहीं होगा। ये अंडरस्टूड होता है और यही सोच समझ के वो परमिशन देती है और कबूल है, कबूल है, कबूल है कहती है। और ये बहुत ही मतलब एक इंसाफ की बात है, उनका कंसेंट लिया जाता है। लेकिन जब शौहर को दूसरी शादी की परमिशन और तीसरी की शादी दी गई है, तो उसमें आखिर बीवी का कंसेंट क्यों नहीं लिया जाता है? क्या इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? नहीं, ये जो उनका ये कहना है कि ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि बीवी के ज़हन में होगा कि इस शौहर की सारी तवज्जो मुझे मिलेगी हमेशा हमेशा के लिए, ये उनका जी, असम्पशन है। और ये जी, असम्पशन मुआशरे में जो जिस मुआशरे में हम रहते हैं, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से है। वरना जहाँ पर जिन मुआशरों के अंदर मल्टीपल मैरिजेस का रिवाज है, ताअद्दुद अज़वाज का, वहाँ पर औरत के ज़हन में ये कभी नहीं रहता। वो तो खुद ही ढूँढती है दूसरी बीवी अपने शौहर के लिए। तो हम एक कल्चरल जी, इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीज जहन में बिठाकर बैठ गए कि जी औरत के जहन में ये बात होगी कि फुल अटेंशन मुझे मिलेगी। आप अपने कल्चर को देख रहे हैं, दूसरे कल्चर को नहीं देख रहे हैं। और अपने कल्चर की बुनियाद पर आपने ये फैसला किया कि वो जो कल्चर दूसरे कल्चर में जो बात हो रही है वो गैर मुंसिफाना है। तो जी। ये तो एक लॉजिकल फैलेसी है। आपका कल्चर सुपीरियर हो, ये कैसे साबित हुआ? आपका कल्चर स्टैंडर्ड बने दूसरे कल्चर्स के लिए, ये उसकी बुनियाद क्या है, उसकी दलील क्या है? उसकी कोई दलील नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बात दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है कि शौहर जब दूसरी शादी करेगा तो पहली बीवी की जो फीलिंग्स हैं शायद वो हर्ट हों। और यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी नहीं होती, हो भी सकती है। और वो ये समझे कि यार ये मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मैं अपने शौहर को मुझे शेयर करना पड़ेगा किसी दूसरी औरत के साथ। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हमारे उसी मुआशरे में, जिस मुआशरे की आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, वालिदैन अपनी बेटी को विदा करते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से करते हैं। अगर बेटी का रिश्ता नहीं आता तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि बेटी का रिश्ता क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो अलविदा कहती है, रुखसत होती है, तो वालिदैन रोते भी हैं, उनकी फीलिंग भी मुतासिर होती है। वो ये चाहते हैं, वो जानते हैं कि अब ये बेटी उस घर में मेहमान के तौर पर आएगी, रहने के लिए नहीं आएगी। और इसका उन्हें जिंदगी भर अफसोस भी होता है। अच्छा, शौहर अगर गड़बड़ मिल जाए तो अक्सर व बेशतर वालिदैन अपनी बेटी को क्या तालीम देते हैं? ये देते हैं ना कि भाई निभा लो, कोई बात नहीं। वो देख रहे हैं कि बीवी, उनकी बेटी जो है वो उसको पर मेंटल टॉर्चर हो रहा है, वो खुश नहीं है। लेकिन वालिदैन अपनी बेटी को समझाते हैं कि यार रिश्ता बचा रहे, फीलिंग्स हर्ट होने के बावजूद। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक की फीलिंग का लिहाज करके शरीयत नहीं बनेगी। शरीयत बनेगी लॉजिक की बुनियाद पर, लोगों की फीलिंग की बुनियाद पर नहीं बनेगी। जी, ठीक है, जी, जी। तो चल एक्चुअल जवाब उनको जो देना है, कि वो दोबारा फिर मिलेंगे, राब्ते हैं, तो एक्चुअल जो जवाब जो उनको देना है, तो यही जवाब देना है। आप मेरी वीडियो दिखा दीजिए उनको, ये वाला हिस्सा। जी, ज़रूर। या मैं आपसे उनका राब्ता करा दूँगा इंशाअल्लाह। हाँ, जिस तरह भी है, अगर उनके जहन में कोई और बात होगी तो या कभी स्ट्रीम पर ले आए, यहाँ पर बात कर लेंगे, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। जिस वक्त वो मौजूद हो मैसेज कर लीजिएगा, क्योंकि बाज मरतबा दिन रात का फर्क होता है। तो जी, जी। अगर बात मुमकिन हुई तो बात हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम ठीक, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
अच्छा जी, हमारे साथ हैं मिस्टर एक्स। जी सलाम सलाम जी, क्या हाल चाल है? जी। आज नोटिफिकेशन नहीं आया तो मुझे लगा आज आपने मुझे बैन कर दिया। आपको क्यों बैन करेंगे? नहीं, परसों कैसर भाई की मैं स्ट्रीम में गया था तो वहाँ कुछ ऐसा हो गया था क्या हो कि गया वो, था? अगर टाइम ना हो आपके पास तो मैं फिर किसी और दिन बता दूंगा। चलें ठीक है। तो मैं सवाल कर लूँ जल्दी से कि मैं कोई ब्लास्फेमी वगैरह तो नहीं कर दी वहाँ? हाँ, अगर नहीं ब्लास्फेमी नहीं की तो फिर हम नहीं, भी तो मैं बैन अब करेंगे बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता देता हूँ। ब्लास्फेमी नहीं थी, जैसा उसने कहा 10 मिनट का, उन्होंने कहा कैसर भाई ने कि 10 मिनट का टाइम है और आप इसमें बात कर लीजिए। तो मैंने कहा मैं किसी एक इंसान से ही बात करूंगा और मैं आमिर भाई से बात करना मुनासिब नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि मैं उनसे बात कर पाऊंगा। तो इसमें उन्होंने कहा अब आप बात करेंगे तो केवल आमिर भाई से ही करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं आमिर भाई से बात नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा अब हम आपको ईमान यूनियन के सभी चैनल से ब्लॉक करवा दें। अच्छा, मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि ये तफसीलात हैं। खैर, बहरहाल मैं कैसर भाई से इस ताल्लुक से बात करूंगा और फिलहाल चूंकि आप यहाँ आ गए हैं इसलिए चलें आप अपनी बात रख लीजिए जी। तो जो आपकी पुरानी वीडियो देख रहा था, एक मंजूर भाई से आप कोई आज से 4-5 साल पहले बात कर रहे थे सूर्य रहमान पे। एक आयत है जिसमें बताया गया है कि धरती, मंजूर भाई कौन है भाई? आपकी बहुत पुरानी वीडियो है और उनसे वीडियो में आपकी बात हो रही है और मैं तो जानता काफी नहीं किस बार उनसे मंजूर बात। को। चले, खैर अब इतनी पुरानी वीडियो पे मैं क्या कहूँ, हो सकता है मुझे याद भी ना हो मैंने क्या कहा था। चलें। जी जी जी। तो फ्लैट अर्थ के बारे में जो बात है, तो आपने हाँ, कहा कि फ्लैट अर्थ का तो कुरान में कहीं जिक्र नहीं मिलता, बट ये जरूर मिलता है कि सूर्य रहमान की कोई आयत आपने बताई, लेकिन मुझे वो आयत मिली नहीं कि आप इस दुनिया के या इस पूरे जो भी यूनिवर्स है उसके डायमीटर के बाहर जाके दिखा दूं। तो इससे पता चलता है कि ये जो क्या कहते डायमीटर हैं का लफ्ज दुनिया है। इस्तेमाल हुआ है। जी जी। हम्म तो इससे पता चलता है कि ये दुनिया जो है वो अ, गोल है या मतलब फ्लैट नहीं है। इसमें मुझे दो प्रॉब्लम लगी कि एक तो हम, जैसे अगर दुनिया को हम एक बॉल की तरह मान लें तो हम बॉल के ऊपर रह रहे हैं, अंदर नहीं रह रहे हैं। और दुनिया एक 3D चीज है, तो उसके सेंटर से ऊपर तक की डायमीटर काउंट होगा। तो ऊपर तो हम ऑलरेडी बैठे हैं। अगर आपने इस दुनिया से ऊपर कहा तो वो तो फिर स्पेस का डायमीटर हो जाएगा। तो उससे तो स्पेस और ये पूरा यूनिवर्स है वो प्रूफ होगा कि क्या कहते हैं गोल है। हाँ, तो क्या साइंस ये मानती है कि स्पेस जो है वो यानी जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में वो उनमें से कोई फ्लैट है या सबको गोल मानती है? नहीं, ना तो एग्जैक्ट गोल है ना। आपने उसमें कहा था कि इससे पता चलता है कि धरती जो है वो गोल है। हाँ, अख्तारिस समावाती वल अर्ज़, सूरह रहमान में जो अल्फाज आए हैं, अख्तारिस समावाती वल अर्ज़। अख्तार का मतलब डायमीटर भी होता है और उसमें समावात यानी स्पेस और स्पेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो, और अल अर्ज अर्थ, दोनों अल्फाज इसके अंदर आए हैं। तो मुझे अभी तक क्या आपका जो जो प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आई कि हम धरती के ऊपर रह रहे हैं अंदर नहीं रह रहे हैं। तो उससे क्या साबित हुआ? धरती फ्लैट हो गई? नहीं, तो अगर आप डायमीटर तो दोनों कंडीशन में हो सकता है ना। 2D में जो सर्कल है उसका भी डायमीटर होता है और 3D हाँ, ये में बात सही स्फीयर है, है। ये बात बिल्कुल सही है कि 2D में भी हो सकता है और जो स्फेरिकल है उसमें भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हम सिर्फ उसी आयत से साबित नहीं करते हैं उसका गोल होना। वो तो एक बात उन्होंने उस वीडियो में कह दी है। उसके अलावा मैंने कितनी वीडियो फिर उसके बाद बनाई है, आपने वो नहीं देखी। मसलन कौन सी सूरत है ये 23वें पारे में, सूरह जुमर। तो इसकी आप देखें कि आयत नंबर 5, खलक अस्समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैल। इस आयत में जो लफ्ज है युकव्विरु, ये लफ्ज इशारा कर रहा है इस बात की तरफ। कव्वरा के माने क्या आते हैं? कव्वरा के माने आते हैं सर के इर्द गिर्द किसी जैसे पगड़ी आप बांधते हैं ना, तो उसको उस लपेटने को कव्वरा कहा जाता है लिंग्विस्टिकली। वो आप लपेटेंगे किस चीज के ऊपर? अब आज सर भी ऑब्वियसली आदमी का 2D तो है नहीं, ठीक है, स्फेरिकल टाइप होता है, तो उस पर लपेटने को कव्वरा कहा जाता है। उस लफ्ज को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है कि वो जमीन को कि वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है। तो ये जो लफ्ज है ये इशारा कर रहा है कि
जमीन जो है वो चपटी नहीं है। जी नहीं, पैर लपेटना तो एक चौकोर क्यूब में भी हो सकता है, क्यूबॉइड में भी हो सकता है। नहीं, चूंकि वो बात ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज में लपेट सकते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल होता है अरबी जबान में कव्वरा, वो अमामा लपेटने के लिए, पगड़ी लपेटने के लिए, सर पर बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, ओके। जी, तो मुझे ये आखिरी स्ट्रीम समझू, मुझे बैन कर दिया जाएगा। कमाल है, तो आप खुद ही अगर दावत दे रहे तो बैन कर देंगे। बैन होना है। नहीं नहीं नहीं, अब उन्होंने इतने उससे कहा था कि जो आमिर भाई का बहिष्कार करेंगे हम उनका बहिष्कार कर देंगे। हाँ नहीं, ये बात तो वैसे सही है। मतलब आप एक चीज मैं आपको बता दूं कि आई डोंट नो, मुझे उनसे बात करनी होगी कैसर भाई से, आमिर भाई से। मेरे इल्म में चूंकि ये बात नहीं थी कि क्या एग्जैक्ट कहानी हुई है, लेकिन देखें ये रवैया मुनासिब नहीं है कि मैं उससे बात करूंगा, इससे नहीं करूंगा। ये रवैया मुनासिब नहीं है भाई। आप अगर हमारी स्ट्रीम में आए, मान लीजिए मैं आपके घर में जाऊं और आपसे ये कहूं कि भाई मिस्टर एक्स साहब, मैं आपके घर में आ तो रहा हूं, ये जो आपका भाई है ना, इसको पहले बाहर निकालो, या ये खामोश बैठा रहेगा, तो ये तो बेदबी है ना, ये तो जो एटिकेट्स है बुनियादी, ये उसके खिलाफ है। तो आपका ये तरीका गलत है। आप इस तरीके से रुजू कर लें तो मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि हमें आपसे बात करने में कोई परेशानी नहीं होती है, तो डायलॉग तो होता रहना चाहिए। लेकिन मैं आपके इस रवैये की इस्लाह करना चाहता हूं कि ये तरीका गलत है कि मैं उससे बात करूंगा, उससे नहीं। अगर हो सकता है कि आपका मिजाज उनसे ना मिलता हो, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है कि हम हर उस बंदे से बात करेंगे जिससे हमारा मिजाज मिलता हो। बाज मरतबा मुखालिफ मिजाज वाले आदमी से भी बात कर लेनी चाहिए, हो सकता है कि वहां से खैर मिल जाए। एक बार मुफ्ती साहब आपने ही कहा था कि जो एक्स मुस्लिम है, कुछ आपने नाम लिए तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि उनसे बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ कुछ। जी जी हाँ, उनसे बात इसलिए कि मैं उनके घर, तो इसलिए मैं उनके चैनलों पर नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि वो मेरी तौहीन करे ना, कोई मसला नहीं है। मेरी तौहीन तो दिन रात दो लोग करते रहते हैं, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने भी तौहीन तो रसूल अल्लाह की तो की नहीं। मैं होल्ड ऑन, मैं वही कह रहा हूं कि मैं, आपने मेरी जो मिसाल दी है वो इसलिए दी कि अगर मैं उन एक्स मुस्लिमों से बात करूं जो जिन रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये एक अलग बात है। आप इस वजह से आमिर भाई से, मसलन आमिर भाई ने आपके किसी भगवान को बुरा भला कह दिया, आप इसलिए उनका बाइकाट नहीं कर रहे। हो सकता है कि उन्होंने आपको जाती तौर पर कुछ कह दिया, मुझे जाती तौर पर दिन रात लोग कहते हैं, आते हैं, हमसे बात करते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, तो मैं तो एक खुदा को मानता हूँ, वो तो जिसको कहना है कहते रहें। बस तो बात ये है कि अगर आपको बुरा लगा है तो उनकी बात जाती तौर पर जो आपको उन्होंने कही होगी, आई डोंट नो क्या कही होगी, वो बुरी लग गई, तो जातियात को इन डायलॉग्स में नहीं लाना चाहिए। दैट्स ऑल। बट उनका एकेडमिक लेवल मुझे सही नहीं लगता, उनका दोहरा फिर वही बात है कि अपने चैनल पे कुछ और, अपने यहाँ पे कुछ और, ये डबल फिर वही बात। देखें, ये आप हमारे चैनल के ऊपर आकर कम से कम उनके ताल्लुक से ये बात हरगिज ना करें, क्योंकि मैं एक चीज से आपको रोक रहा हूं, आप वही काम किए जा रहे हैं। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे साथ कौन बैठेगा और हमारे चैनल के ऊपर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। ये आप बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। नहीं, आप ये भी डिसाइड नहीं करेंगे कि आपसे कौन बात करेगा। मान लीजिए आप हमारे चैनल पर आए और आसिम भाई बैठे हुए हैं, अली रजा भाई बैठे हुए हैं, कैसर भाई या आमिर भाई, कोई भी बैठा हुआ है, अगर कोई पॉइंट उनके जहन में आया तो वो बात करेंगे। ठीक है, तो चलें, शुक्रिया, इंशाअल्लाह। सही। अच्छा, प्रेम चोपड़ा कोई आए हैं? प्रेम जी भाई, देखिए कोई ब्लास्फेमी ना करने वाला। ये भाई प्रेम चोपड़ा साहब बोलिए। मैं हूं मुफ्ती वाजिद। जब बीच में जो है गैप आ जाए ना, तो वो कुछ चला रहा है, वो तो समझ लें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, वैसे मुझे मैक्स, हाँ, बड़ी वो, ये बेचारे गाली भी खुद नहीं दे सकते, यानी इतने ज्यादा मोहताज हैं एआई के कि गाली भी खुद नहीं दे सकते। जी हाँ, उतना दम भी होना चाहिए ना फिर। जी मैक्स। हेलो मैक्स साहब बात करें। जी भाई, हेलो, बोले आप स्टेज पर हैं। हाँ जी, मुफ्ती जी कैसे हो भाई? आप जी बिल्कुल ठीक। आप सुनाते नहीं है मेरे भाई? बात हुई थी एक बार। नहीं, मैं एथिस्ट हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ, और आपने ना एक पॉइंट पहले सुनाते नहीं थे जो उस टाइम पे मैंने
हाँ हाँ हाँ, हिंदू फैमिली में बॉर्न हुआ, बट मैं हमेशा से एग्नोस्टिक और फिर एथिस्ट हूँ। तो आपसे जी मेरी एक बात हुई थी और आपने एक पॉइंट बोला था जो जो मैंने मिस कर दिया था, तो उसके लिए सॉरी। उस टाइम पे मेरी आपसे बात हो रही थी, आप मेरे को एक पॉइंट समझा रहे थे जो मैंने मिस कर दिया था, ठीक है? तो आप बोलो तो मैं रिमाइंड करा देता हूँ, बट मेरा सवाल आज आपसे ये है कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं इस्लामिक अवेकनिंग चैनल में कई 2 बार जा चुका हूँ, ये सवाल लेके कि बाकी गैलेक्सीज़ क्यों बनाई भगवान ने, ठीक है? मेरा सवाल ये था कि अगर वो जो उस दिन इंसान बात को हो रही थी टेस्ट कैसर कर भाई से भी मैं भी उसमें आ हाँ, गया था। तो जी जी आपने जी जी हाँ, आपने एक पॉइंट बोला था, मैंने मिस कर दिया था उस टाइम पे। मैंने जब फिर से देखा ना, तब मेरे को आपका पॉइंट समझ में आया। आप ये कह रहे थे कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि इन इन गैलेक्सीज़ का कोई पर्पस नहीं है, मेरे पास क्या सबूत है, ठीक है? तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही था, मैं समझा नहीं उस टाइम। तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं इस यूनिवर्स को डम्ब डिज़ाइन नहीं कह सकता, ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हेलो? जी जी सुन रहा हूँ। तो तो फिर मेरे को ये जानना है, आप लोग कैसे इसको इंटेलिजेंट डिजाइन कह सकते हो? हम इसको ये क्यों नहीं कह सकते कि ये एक डिजाइन है और डिजाइनर ने बनाया? उसको इंटेलिजेंट डिजाइन क्यों कहते हो? आर्ग्यूमेंट ऑफ मैंने इंडक्शन की दो वजह से। नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैंने 2 से 3 बार ये सवाल पूछा है, मेरे को अभी तक ना एक भी आंसर नहीं मिला है किसी से भी, आमिर से, अली से, ना आपसे, कि बाकी गैलेक्सीज हमारे सोलर सिस्टम या हमारे प्लैनेट को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, क्यों आर्ग्यूमेंट जरूरी है वो? इंडक्शन की वजह से मैं बता रहा हूँ। आपने नहीं नहीं होल्ड ऑन, आप अब आपने सवाल बदल दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि दूसरी गैलेक्सीज हमारे सोलर सिस्टम को या हमारे वर्ल्ड को कैसे इंपैक्ट कर रही है, ये एक अलग मसला है। दूसरा मसला क्या है कि हम इसको इस ग्रैंड डिजाइन को इंटेलिजेंट डिजाइन कैसे कह रहे हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो आपका पहला सवाल है उसका जवाब उसी स्ट्रीम में, शायद आप इस्लामिक अवेकनिंग पे थे या कैसर भाई के चैनल पर थे, जहां भी थे वहां आपको मिल गया था और आपने खुद इस बात का एतराफ किया था। आपसे ये कहा गया था, कैसर भाई ने ये कहा था आपसे कि इमेजिन करें कि अगर आप किसी एक गैलेक्सी को, 2-4 गैलेक्सी को, जिसको भी आप जानते होंगे जो हमारे नेबर में है, नेबरहुड में है, आप उसको निकाल दें, और तो क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि फिर हमारी जो गैलेक्सी है ये भी जूं की तू रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और आपने इसको तस्लीम किया था कि हाँ ये बात है, यानी हर गैलेक्सी को दूसरी गैलेक्सी से किसी ना किसी अंदाज में सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, कुछ भी हो, साइंस इस चीज को तस्लीम करती है। ये एक अलग मसला है। दूसरा मसला क्या है कि हम इस पूरे डिजाइन को, जबकि हमें दूसरी गैलेक्सीज जो बहुत दूर है, कि जहां तक हमारी अकल अभी तक नहीं पहुंची, हमारा इल्म नहीं पहुंचा, हम सिर्फ जानते हैं कि हाँ गैलेक्सियां हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें क्या है और न वहां हम पहुंच सकते हैं आज की तारीख में। तो हम उसको जाने बगैर ये कैसे कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट डिजाइन है? ये आपका दूसरा सवाल है। इसका जवाब ये है कि हम इसको, आप आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन समझते हैं? मतलब नए चलिए कोई एग्जांपल बात के नहीं, साथ समझाओगे तो आप शायद ही समझ मुझे में आ बताइए कि इस दुनिया को इमेजिन करें, ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम जानते हैं, इसको आप इंटेलिजेंट डिजाइन मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, क्यों? इसमें क्या फ्लॉज है? 2 रीजंस हैं। पहला रीजन, इनफैक्ट 3 रीजन है। अगर अर्थ इंटेलिजेंट डिजाइन होता तो उसमें अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड ये सब नहीं आते। सेकंड रीजन ये है ये कोई ठीक है, कि चलें, जो इसका जवाब लाइफ दूंगा। हाँ जी, जो लाइफ है उसमें 99% ऑफ द स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो कोई इंटेलिजेंट डिजाइन होता तो 99% ऑफ द स्पीशीज सर्वाइव करती, ठीक है? 1% सर्वाइवल रेट इंटेलिजेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो पूरा लाइफ बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि अगर मुझे जीना है तो मेरे को किसी और लाइफ फॉर्म को खाना पड़ेगा। अगर शार्क को जीना है तो उसको फिशेस को खाना पड़ेगा। तो जो पूरा सिस्टम बनाया है वो ब्रूटैलिटी पे बनाया है। अगर इंटेलिजेंट डिजाइनर होता, वो बोलता है एक नॉन लिविंग थिंग दे देता हूँ एज अ सोर्स ऑफ फूड, तुम ये खाओ, एक दूसरे को मत खाओ। तो ये 3 रीजन है। मैं नहीं मानता ये कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर ने बनाया। चलें, पहला आपका रीजन ये था कि अगर ये दुनिया इंटेलिजेंटली डिजाइन होती जिसमें हम रह रहे हैं, तो यहां पर तूफान, जलजले, सुनामी वगैरह ये चीजें ना आती, ठीक है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई चीज अगर डिस्ट्रक्शन कहीं होता है तो वो कभी भी कंस्ट्रक्शन के पर्पस से नहीं होता? इमेजिन करें कि अगर कभी भी जलजले ना आते तो आज भी पूरी जो दुनिया है, जिसके सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब एक ही जगह रहते ना, कभी भी उनके अंदर ब्रेक ना होता। और ये जो वास्टनेस हमें मिली है और उस ब्रेक की वजह से जो बेनिफिट्स हमें मिले हैं, कि कितनी ही लाइफ तो उसके बाद फॉर्म हुई है ना, कि जब ब्रेक हुआ इस पूरे पेंजिया बोलते हैं ना उसको, जब उसके अंदर ब्रेक हुआ तो लाइफ कितनी ही ज्यादा उसके बाद फॉर्म में आई है, इवॉल्व हुई है। मसलन आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्पीशीज हैं
एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के मुताबिक उनमें से बहुत सारी स्पीशीज वो हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर नहीं पाई जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि पैंजिया के ब्रेक होने के बाद नई लाइफ को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इवॉल्व करे एवोल्यूशन के मुताबिक। ठीक, तो डिस्ट्रक्शन हमेशा फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन हमेशा कंस्ट्रक्शन के पर्पस से भी होता है कि बाज मर्तबा हम उसको समझते हैं और बाज मर्तबा नहीं समझते। मैं चंद इंसानों के या कुछ लाइफ के जाया होने के बाद आप ये नहीं समझते कि यार ये तो प्योर डिस्ट्रक्शन था, क्योंकि जब आप उसके इम्पैक्ट को आज से 1000 साल के बाद स्टडी करेंगे और दुनिया के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर के डेटा को सामने रखना पड़ेगा, साल 2 साल के डेटा को नहीं, क्योंकि दुनिया की उम्र इतनी ही है। ठीक है, तो आप और बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिए आपको कोई मकान बनाना है, मकान बनाना एक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके लिए आपको कितनी चीजें जिसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आपको लकड़ी चाहिए तो दरख्तों को काटना पड़ेगा, आपको पत्थर चाहिए तो पत्थरों को कूटना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रक्शन जरूरी है। ठीक है, ये आपका जो उसूल है कि नहीं जी ये अर्थक्वेक वगैरह नहीं होना चाहिए, ये गलत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ इस पे, बट मैं आप बोलोगे तो इस पे आर्ग्यू करूंगा, नहीं तो मैं आपके सारे पॉइंट पहले सुनूंगा। मतलब मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली इनकी बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो है, इसको हम कहेंगे कैटेगरी मिस्टेक फैलेसी। ये इंटेलिजेंट के रद में, यानी इंटेलिजेंट को नल एंड इनवैलिड करने के लिए ये हमें गुडनेस की मिसालें दे रहा है। मतलब इंटेलिजेंट इज डिफरेंट एंड गुडनेस इज डिफरेंट। आप जितनी भी चीजें बता रहे हो ना मैक्स भाई, वो सबका ताल्लुक ज्यादा इससे होगा कि आप ये कहेंगे कि वो एक इंटेलिजेंट बीइंग जो ये सब कुछ कर रहा है वो क्रूएल है, ये कह सकते हैं आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल समझे, बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी मच शार्प एंड इंटेलिजेंट, तो अब वो क्या क्राइम करता है तो आप ये कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो आपका जितना भी एग्जांपल है इस पे, वो इंटेलिजेंट को नल एंड वैलिड। अच्छा, वो क्रूरटी भी सब्जेक्टिव है, वो आपके नजदीक है ना जी। गो अहेड। नहीं मैं 1000% के साथ एग्री करता हूं। नहीं ये जो कह रहे हैं एकदम 100 कि वो गुडनेस है नहीं। आप जितना भी एग्जांपल लाके दे रहे हैं वो इंटेलिजेंट बीइंग को नलिफाइड नहीं करता जी। मैं आपके साथ 1000% एग्री करता हूं। मेरे को जो डेफिनेशन भगवान की मिलती है वो है कि ये इंटेलिजेंट डिजाइनर है, ऑल पावरफुल है, ऑल लविंग है और ऑल नोइंग है। ठीक है, ये डेफिनेशन मिलती है। एंड ऑल वाइज है। अगर वो ऑल वाइज है, ऑल वाइज, ठीक है, अगर वो ऐसा प्लैनेट बना रहा है जिसमें पता है कि पैंजिया डिवाइड होके बाकी कॉन्टिनेंट्स बन जाएगा और बाकी स्पीशीज बन जाएंगी, तो वो पहले ही वो बना के रख देना। उसको क्यों अर्थ को एक से डिवाइड कर रहा है? उसको पहले ही इस स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे लाके रख दे कि ये परफेक्ट स्टेज है। और अगर वो ये नहीं कर पा रहा तो वो ऑल पावरफुल नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, और अगर वो इस प्रोसेस में हमें मार रहा है, अगर वो हमें मार रहा है, एक मिनट मेरे को पॉइंट कंप्लीट करने दो, मेरे को पॉइंट कंप्लीट करने दो। अगर वो मार रहा है हमें, तो वो ऑल लविंग नहीं है। ठीक जी। इस्लाम साहब, जी मैं असल में समझ रहा हूँ मैक्स भाई, जो इशू इनको आ रहा है वो ये समझ परफेक्टनेस को जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत से एथियस्ट हमारे पास ये भी सवाल लेके आते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर गॉड इतना परफेक्ट है और परफेक्ट डिजाइनर है, तो जो बच्चा है, जब जो बेचारे हैंडीकैप पैदा होते हैं, तो वो तो परफेक्ट नहीं है। मतलब एक परफेक्ट ह्यूमन तो वो होता है जिसके 2 हाथ और 2 पांव होते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो वो कहता है ना, कुन फयाकुन, जैसा वो चाहता है वैसा वो बने, उसको परफेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान जो है वो गाड़ी बनाता है और वो गाड़ी में बनाने से पहले ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि गाड़ी की जो माइलेज है वो 25 किलोमीटर जो है वो पर लीटर हो, लेकिन वो निकल के 21 किलोमीटर आती है, तो वहां पे हम कहेंगे क्योंकि इसका इरादा कुछ और था लेकिन बन के कुछ और आया, तो ये परफेक्टली डिजाइन नहीं हुआ। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं कि अर्थ में जो है अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, या बच्चे हैंडीकैप पैदा होते हैं, तो परफेक्ट डिजाइन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो उसकी विल थी उसके हिसाब से बना और परफेक्टली बना, जो ऑलरेडी जो डेस्टाइन किया हुआ था। तो इस परफेक्शन का मतलब ये होता है, ना कि वो जिसको आप अपने लेंस से देखते हैं। तो ये एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। ये भी अहम पॉइंट था। दूसरी बात ये है कि अगर उनकी इंटेंशन हमें मारना है तो फिर वो ऑल लविंग नहीं है। मैक्स भाई एक मिनट मैं बात कर लूं। आपने अभी ये बात कही कि भाई अगर वो इंटेलिजेंट होता या इतना परफेक्ट होता तो उसको हमें मारने की क्या जरूरत थी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें इटर्नल होना चाहिए हमारी बॉडी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहा। जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। आसिम भाई आप बात करें मेरे पास से, जरा 1 मिनट होल्ड करें।
जी जी। तो मैक्स भाई देखें, असल में एक तो ये हो गया कि आपने जितनी भी मिसालें लेकर आई है वो इंटेलिजेंट बीइंग को नलिफाई नहीं करती। एक बात